हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। आज हम एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है या जो भी टर्म समझाने की कोशिश की है वो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी में से अगर वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं और उसकी बात को समझ जाते हैं तो फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के लिए आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कभी फ्यूचर में कोई एग्जाम आप देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम या हायर क्लास का कोई एग्जाम, तो आपको यही कहा जाता है कि 9th क्लास या 10th क्लास का आपका बेसिक सही नहीं है और आप उसी को सही करने में लग जाते हैं। तो आज मैं आपको यहां पे बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी को कराऊंगा। आज की क्लास में कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, आज सिर्फ हम एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन है 9th चैप्टर का, और अगली क्लास में आपको पहले तो खुद से एक्सरसाइज करनी है और फिर उसके बाद अगर नहीं होगी तो उसको मैं कंप्लीट खुद कराऊंगा। ओके, देखो यहां पर क्या लिखा है। यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। कहता है आपने स्टडी किया है इन अर्लियर क्लासेस, यानी कि अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टडी किया है। यू आल्सो हैव स्टडीड हाउ टू फैक्टराइज सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और आपको यह भी पता है कि कैसे फैक्टर्स करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल गए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप जब इसे पढ़ेंगे लिटरली तो आपको सब कुछ याद आ जाने वाला है। ठीक है, कहता है यू मे रिकॉल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने इसे ऐसे याद किया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कई स्टूडेंट x प्लस वाई लेके करते हैं, कई स्टूडेंट्स a प्लस बी लेके याद करते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना लीजिए, सही है। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी तरीके को लिख सकते हैं। 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक किया हुआ है कि आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्यों, इसका रीजन आप 11th में जानेंगे। अभी आप 9th में हैं और इसके बाद आप 10th में आएंगे, तो दोनों में से फ्रीली आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, हाँ स्पेसिफिक टर्म्स होती है, जो फर्स्ट टर्म है फिर सेकंड आएगी ये, फिर थर्ड आएगी, तब यही यूज करते हैं। तो आपको बुक्स के अंदर इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आपको याद जिस तरीके से करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको ये आइडेंटिटीज दे रखी है, इस आइडेंटिटीज के अलावा इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। कहता है एंड, यहां पर लिखा हुआ है एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन, यानी कि ये आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने पिछली क्लासेस में और उनका यूज पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, यानी फैक्टर्स करते वक्त हम इसका यूज कैसे करते हैं। कहते हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शैल स्टार्ट अ स्टडी, और हम अपनी स्टडी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कहता है विद अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में करेंगे पॉलिनोमियल, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक पार्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका नाम ही है, इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। ओके, इससे स्टार्ट करेंगे। एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, यानी कि इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी उसे याद करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। कहता है वी शैल आल्सो स्टडी the remainder theorem, the factor theorem and their use in the factorization of polynomials। देखो अगर आप इसे पढ़ो तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर मोर एंड मोर आपको एक ही चीज करने के लिए कहा जा रहा है, फैक्टर्स करने के लिए कहा जा रहा है। क्या करने के लिए कहा जा रहा है, फैक्टर्स। ओके, कहता है इन एडिशन टू अबव वी शैल स्टडी सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसके बाद हम कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। यानी इतनी आइडेंटिटीज तो आप अभी पढ़ के आ रहे हो, उसके अलावा a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ोगे, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ोगे, फिर उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ोगे, a क्यूब माइनस प्लस का b क्यूब पढ़ोगे, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ोगे। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज आप पढ़ने वाले हो लास्ट में। कहता है इन देयर यूज इन फैक्टराइजेशन, और इसका इस्तेमाल हम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे वो देखेंगे। एंड इन इवैल्यूएटिंग सम गिवन एक्सप्रेशन, और उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो आपको पता लगा ओवरव्यू कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन जरूर दिया है,
आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं कि उसमें मैंने आपको समझाया है ये सारा का सारा सिनेरियो, ब्रीफ समझाया है, ब्रीफली पूरा का पूरा चैप्टर का जो सिनेरियो था वो ब्रीफली समझाया है और कैटेगरी भी करी है उसकी कि आपको क्लियर हो पाए। लेकिन अगर आपने वो टॉपिक देखा है, समझा है, जितना भी उससे जाना है, उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस इन पॉलिनोमियल। किसी भी एग्जाम या किसी भी बुक का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन के साथ चलना होगा। आप प्लीज अपना कंसंट्रेशन पूरा का पूरा लगा के रखेंगे और इसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने कोई चीज रैपिडली बता दी, जल्दी जल्दी बता दी, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको लिटरली पढ़ेंगे। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, नहीं है तो ये वाली जो आपके पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से पहले डाउनलोड कर लें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। कहता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल। लेट अस बिगिन by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real value। यहां पर कहता है पहले आप रिकॉल कर लो कि जो वेरिएबल है वो उसके लिए एक क्या लेते हैं, डिनोट करते हैं एक सिंबल से। कहता है वी यूज द लेटर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, यानी कि हम उस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, इस टाइप के सिंबल से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेरिएबल बताते हैं। कहता है नोटेड दैट, ये आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे कि 2x दे रखा है, 2x, आपको 3x दे रखा है, आपको यहां पर दे रखा है माइनस का x, आपको दे रखा है -1/2x, इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 4 एग्जांपल मान लीजिए। कहता है आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कहता है ऑल these expressions are of the form a constant multiplied by x। देखो इसमें एक constant है, this is called constant and this is x। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहां पर कांस्टेंट क्या है 3, यहां पर कांस्टेंट नहीं दिख रहा तो माइनस दिख रहा है तो माइनस के साथ 1 लगा दो, -1 इज अ कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट है माइनस का 1/2, आपको फिक्स एक रिजिट वैल्यू दिख रही है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेरिएबल। तो आप सपोज कर लो कि हम कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो उसमें कांस्टेंट विद अ वेरिएबल होगा, ठीक है ना। कहता है एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब हमें पता नहीं है कि कांस्टेंट क्या है, लाइक जैसे कि यहां पर तो मुझे पता है 2 इज अ कांस्टेंट, लेकिन जब हमें पता ना हो कि कांस्टेंट क्या लिखेंगे, बट ये तो पता है कि कांस्टेंट लिखा जाएगा, बट कौन सा ये नहीं पता, तो उसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ax। तो a इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। ओके, यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बट इसे अभी स्टडी करिए, देन धीरे धीरे वो कंफ्यूजन आपके बिहेवियर से, आपकी हैबिट से दूर हो जाएगी। ओके, फिलहाल यहां पर क्या कहता है वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज, इन सच केसेस वी राइट द कांस्टेंट a b c एक्सेट्रा। तो हम उस कांस्टेंट की जगह पर a b c का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो द एक्सप्रेशन विल बी ax से, तो यहां पर बता रखा है एक्सप्रेशन ax से दिखाया जाएगा। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable। तो यहां पर कहता है कि यहां पर डिफरेंस बिटवीन द लेटर, जो लेटर्स आपके कांस्टेंट को दर्शा रहे हैं वो है कौन कौन से हैं, ए बी सी और जो एक्सेट्रा, और जो वेरिएबल को दर्शा रहे हैं वो है एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, है ना। तो ये आपकी क्लास में, अभी आप छोटी क्लास में हो तो इस क्लास में आपको कैटेगरी बना के दे दी, अदरवाइज आप खुद डिसाइड करोगे विच वन इज कांस्टेंट एंड विच वन इज वेरिएबल। ओके, फिलहाल तो ऐसा अभी नहीं करना, अभी तो सिंपल बताया द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पार्टिकुलर सिचुएशन। और इसने बोला है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द पार्टिकुलर सिचुएशन। आगे इसने क्या बोला है, कहता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स डू नॉट चेंज। इसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है इन अ गिवन प्रॉब्लम, बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, और वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो आपको डिफरेंस बता दिया इन्होंने कि कांस्टेंट क्या है, जो रिजिट है, फिक्स है, उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल क्या है जो चेंज होता रहता है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे इसने एक सिचुएशन दी है, यहां पर इसे पढ़ेंगे जरूर। कहता है नाउ कंसीडर अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दे रखा है, इसको कंसीडर करते हैं, ऑफ साइड 3 यूनिट, और इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको 3 यूनिट, 2.1 फिगर है। कहता है आपसे व्हाट इज इट्स पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर क्या है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है आपको स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं आपको इसका पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर,
स्क्वायर। एक स्क्वायर की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। देखो यहां पर ऑलरेडी एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड्स भी दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट मान लीजिए, तो आप इन साइड्स को जोड़िए। देखो यहां पर जोड़ देते हैं, 3 + 3 + 3 + 3, आप 4 साइड्स हैं, 4 बार जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि स्क्वायर की साइड्स तो 4 ही होती हैं। इसका मतलब अगर मैं 3 को 4 बार लिख रहा हूं और लिखते वक्त इसे जोड़ रहा हूं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो इसकी जगह मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि 4 × 3 कर दूं। 4 क्यों लिखा? ये 4 कहां से आया? क्योंकि एक ही संख्या 4 बार लिखी गई है, 4 टाइम्स बोलते हैं इसे, यानी कि 3 को हम 4 टाइम्स लिख रहे हैं, तो 3 × 4 यानी कि 3 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर तो 12 ही आना है। यानी ये बात आपको पता लगी। मैथ्स का एक सिंपल सा एक नियम होता है कि कोई संख्या को अगर बार बार हम जोड़ रहे हैं और वो सेम संख्या है, और जितनी बार वो लिखी है उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? ये कहता है यू नो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, यानी कि आप जानते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स। हियर ईच साइड इज 3 यूनिट, और यहां पर हर साइड्स आपको 3 यूनिट्स दिख रही हैं। सो इट्स पैरामीटर इज 4 × 3, और आपको पता लगा 4 × 3 क्यों लिखा? सम ऑफ ऑल साइड्स ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, तो इस तरीके से आपने एक एक्सप्रेशन दे दिया। कहते हैं दैट इज 12 यूनिट। व्हाट विल बी द पैरामीटर? क्या पैरामीटर होगा? इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट। आप सोचो अगर 10 यूनिट हुई तो क्या हो जाएगा? फिर 4 × 10 हो जाएगा। अगर ये यूनिट आपकी जो है 10 की जगह पर 12 यूनिट हुई तो कितना हो गया? 4 × 12 हो जाएगा। यानी कि आपका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर यहां पर क्या आ जाएगा? मैं पेरीमीटर लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा 40, यहां पर आ जाएगा 48। तो हर बार आप देखोगे गौर से तो आपको ये संख्या यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर चेंजिंग दिख रही है। यहां पर दिख रहा है कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी कि कोई स्क्वायर अलग होगा तो उसका एरिया का जो पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो ये वाला पार्ट चेंज होता रहेगा, तो इसी पार्ट को हम x से डिनोट कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। और ये वाला आपका देखोगे आप फिक्स पार्ट है, तो फिक्स पार्ट है तो आप क्या लिखेंगे? इसे a लिख सकते हो, या फिर इसे 4 का 4 रहने दो, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि 4 ही होती हैं साइड्स। जिसके बारे में नहीं पता उसकी जगह a लिखा जा सकता है। तो आपको समझ में आई कुछ बात? क्या कि संख्या तो ये भी है, संख्या तो ये भी है, दोनों ही संख्याएं हैं, लेकिन जब पैरामीटर की बात करेंगे तो आपको पता चला कि यहां पर एक पार्टिकुलर संख्या बार बार चेंज हो रही है और एक दूसरी पार्टिकुलर संख्या एक जैसी है। जो एक जैसी है उसे कांस्टेंट बना दिया गया, और जो चेंज हो रही है उसे हमने वेरिएबल बना दिया गया, और उसकी जगह एक वैल्यू रख दी, एक एक्सप्रेशन रख दिया, जैसे कि x या y या समथिंग कुछ। यहां पर वही समझा रहा है, कहता है द पेरीमीटर इज 4 × x, दैट इज 40 यूनिट्स। कहता है इन केस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x, अगर मान लीजिए हर एक साइड की लेंथ जो है x होगी, x यूनिट, जैसे कि इसमें दे रखा है फिगर 2.2 में, कहता है द पेरीमीटर इज गिवन बाय 4x, तो इसका मतलब पेरीमीटर 4x होगा। सो एज द लेंथ ऑफ द साइड इज वेराइज, यानी कि साइड जो है इसकी लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि एक स्क्वायर की जो साइड है वो वेरी कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। कहते हैं द पेरीमीटर वेराइज, तो इसका मतलब पेरीमीटर भी वेराई कर रहा है। देखो यहाँ पर कभी 12 है, कभी 14 है, कभी 48 है। जैसे जैसे लेंथ वेरी कर रही है वैसे वैसे पेरीमीटर भी वेरी कर रहा है। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर? क्या आप PQRS का एरिया निकाल सकते हो? कहता है इट इज x × x, दिस इज x स्क्वायर। तो याद रखना x स्क्वायर का मतलब हो गया x इज वेराई बट स्क्वायर इज नॉट। हर बार 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, रिजिड कहते हैं इसे या फिर सर्टेन कहते हैं, ये तो फिक्स रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया। यहां पर इन्हें समझाया यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x x स्क्वायर प्लस का 2x x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7। नोट दैट ऑल द algebraic expression have considered so far have only whole number in the exponent of the variable। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। अब मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं जिसको पता करना है। यहां नोट दैट जो है इसे हाईलाइट करिए। ऑल द algebraic expression we have considered so far have only whole numbers as the exponent of the variable। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर जो वेरिएबल है वो कैसे कंसीडर किया जाएगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल के बारे में कैसे पता चलेगा, तो यहां पर कहता है एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखो यहां लिखा है साफ साफ, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं
कहता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल ही किसे कहा जाता है वन वेरिएबल का, जब उसके अंदर एक तो वेरिएबल एक हो। देखो जैसे कि यहाँ पर 2x में सिर्फ x है, x स्क्वायर प्लस 2x के पास सिर्फ x लिखा हुआ है वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल नहीं है। ऐसे इस एक्सप्रेशन में भी आपको सिर्फ x, लेकिन इसने क्या बोला, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल, उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, अब आप समझेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, और वो जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है, मैं सीधे शब्दों में बोलूं, वो होल नंबर होना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो इसने लिखा है उस बात को मैं अभी लिख के दिखाता हूं, 2 मिनट रुकेंगे आप। ये मैंने क्या किया, इसकी बात को समझाना है। 2x लिखा है, देखो x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, ओके, और इसका पावर कितना है, x की पावर कितनी है, तो आपने कहा सर x की पावर जो है वो लिखी हुई है 1, और 1 क्या है, 1 इज अ होल नंबर। आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, सारे होल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि इसकी पावर 1 लिखी हुई है, कहीं पावर नहीं होती, कुछ भी लिखी हुई तो 1 मानते हैं। चलो आगे बात करते हैं। फिर दे रखा है दूसरे केस में, ये वाला केस का, ये वाला केस देख लीजिए, ये वाला केस। तो इस केस की बात कर लेते हैं। दूसरे केस में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। देखो इसमें कहां कहां वेरिएबल है, तो पहले तो ये x वेरिएबल है, ये वाला, और दूसरी जगह पर क्या दे रखा है, ये वाला x वेरिएबल है। पहले वाले x का जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब कि हिंदी में कहते हैं घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर, है ना, एक्सपोनेंट भी बोल दो। तो क्या दे रखा है आपको, 2 एक होल नंबर है, फिर x की पावर 1 है, एक क्या है, होल नंबर है। यानी कि देखो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आगे देखिए क्या दे रखा है, x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7। अब देखो कहां कहां पर मेरे पास वेरिएबल है। एक तो वेरिएबल ये है x, इसकी पावर जो दे रखी है वो क्या, होल नंबर, इसकी पावर जो दे रखी है वो होल नंबर, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, होल नंबर। इसका मतलब जब भी किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखो एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि क्या चीज पॉलिनोमियल, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात इसने एनसीईआरटी में यहां 29 पेज पर लिखी हुई है, आपने समझ लिया। आगे कहता है इन द एग्जांपल अबव द वेरिएबल x इज फॉर इंस्टेंट दिस, ये आपको दे रखा है। सिमिलरली आपको दे रखे हैं और ये दे रखे हैं, ये सारे के सारे दे रखे हैं ना। इसमें सब में अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे कि इसमें t वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस का 2x द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स। मैंने बताया था आपको, टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे आप, उसमें नई नई टर्म्स आएंगी। तो पॉलिनोमियल में नई नई टर्म्स क्या है और किस तरीके से उसको हम समझते हैं, तो आपको ध्यान से समझना भी होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और जो अच्छा लगे वो लिखना भी होगा। कहता है जैसे कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 2x, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर x स्क्वायर एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, एंड 2x इज अनदर टर्म। तो ये दोनों की दोनों को बोला जाएगा टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म बता देता हूं मैं आपको, फर्स्ट टर्म इसमें इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर x स्क्वायर है, और सेकंड टर्म इज इक्वल टू आपके सामने 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल जो है ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है। तो टर्म डिनोट करता कौन है, ये बीच का ये साइन, अगर ये प्लस का निशान है या माइनस का निशान है और इसके इधर भी वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो उसे वो क्या करेगा, वो टर्म डिनोट करेगा। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई होगी और आपने समझी भी होगी, ठीक है। टर्म के बारे में आपको पता लगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या दे रखा है इसने, आगे यहां पर दे रखा है ऑफ द polynomials of the polynomial similarly the polynomial this, ये जो दे रखा है 3y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 7 हैज 3 टर्म्स, इसके अंदर 3 टर्म्स है, देख सकते हो ना, प्लस का निशान लग रहा है, 1 2 3। कहता है नेमली 3y स्क्वायर 5y एंड 7 दीज आर कॉल्ड टर्म्स, अलग अलग टर्म्स है। कहता है कैन यू राइट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो आप क्या लिख सकते हो, जरा लिख के दिखाइए, क्या लिख के दिखा सकते हो आप, इसकी टर्म्स कितनी हो सकती हैं, तो इसकी टर्म्स आपको लिख के दिखानी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए आप, देखिए यहां पर आप लिख के दिखाइए। ये माइनस का एक्स क्यूब दे रखा है, ये एक टर्म है माइनस का एक्स क्यूब, उसके बाद कोमा लगाइए। फिर दूसरा देखिए ये दे रखा है प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 4x स्क्वायर लिख सकते हो। फिर प्लस का 7x दे रखा है तो 7x लिख सकते हो। फिर माइनस का 2 दे रखा है तो माइनस जरूर लिखना होगा। ये 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है और आपसे टर्म्स पूछता है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो आपको ये इस तरीके से लिखना है।
कहता है 4 टर्म्स है और ये उनके रिजल्ट दे दिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कहता है ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट्स। देखो हर एक टर्म्स का एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट को मैंने बताया जरूर था, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हिंदी में कहते हैं गुणांक, गुणा करने वाला अंक। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं इस टर्म का कोफिशिएंट ढूंढते, तो मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा -1। यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होगा 4। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, वो होगा आपके पास 7। ये देखिए ये रहा 7। और यहां पर क्या है, यहां पर आप कहेंगे सर इसे क्या कहते हैं, इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है -2, या फिर इसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू -2। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 होता है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 लिखा है इसके साथ कहीं ना कहीं x की पावर 0 भी लिखा हुआ है, और x की पावर 0 क्योंकि 1 होता है तो 1 × 2 तो यही आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर लिखा भी है द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 -2 एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0। देखो लिखा हुआ है, कहता है रिमेंबर, आप याद रखिएगा x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कहता है डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7। तो आप बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें क्या है, किसका पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x का। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहां देखिए गौर से, यहां देखेंगे तो समझ में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x आपके सामने है -1, देखिए ये रहा। तो ये इनने लिख के दिखाया है, आप भी इसे लिख सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है 2 is also a polynomial. In fact 2, -5 and 7 are the examples of the constant polynomial. मैंने बताया था ना, इसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, इसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। कहता है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called the zero polynomial। याद रखना, कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 हो, बटे की संख्या हो, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पार्ट है। लेकिन 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी स्पेसिफिक करा है कि 0 पॉलिनोमियल है। ये क्या है, 0 पॉलिनोमियल। कहता है दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। कहता है आगे आपसे as you will see in the higher classes, यानी कि आपको 0 पॉलिनोमियल के बारे में अभी चर्चा नहीं की गई है, ये हायर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा अदा, और यहां पर पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल निकल। अब देखो यहां पर एक बात बताई गई है, क्या, नाउ कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है x प्लस का 1/x। आपको पता है 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x देखो पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, यानी कि x प्लस का x की पावर -1। अगर आपको ये नहीं पता है तो अपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं किया। फर्स्ट चैप्टर में इस बारे कंसेप्ट को बताया गया है, यहां पर मैंने भी बताया है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि अगर कभी भी रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, जैसे कि a/b की पावर अगर n दे रखी है n, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या कर देंगे b/a की पावर, और आप यहां पर क्या कर देंगे माइनस का n कर देंगे, b/a की पावर ऊपर हो जाएगा माइनस का n। यानी जब भी कभी रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो पावर माइनस हो जाती है, या माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो फिलहाल 1 ऊपर जाके -1 हो गया। अब जरा सोचो ये क्या है आपके सामने, ये है आपके सामने पॉलिनोमियल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ये जो वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 पावर है, और 1 इज अ होल नंबर। आपको पता है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू, ये एक होल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये एक वेरिएबल तो है, ये वेरिएबल तो है, लेकिन इसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं होता होल नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने दे रखा है यहां पर, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, समझ में आया आपको, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, और ये बात तो ऊपर बताई थी। ऐसे ही दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसको रूट एक्स को समझते हैं, ध्यान से समझते जाना। मैं थोड़ा रैपिडली चलूंगा क्योंकि मेरे को बहुत कुछ कराना है, और नहीं तो अभी भी इतना कराऊंगा तो बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। एक एक चीज को वर्ड टू वर्ड मैं डिफाइन करने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। और बहुत सारी टर्म्स आएंगी, कॉपी पे पॉज करके लिखते चले जाने, है ना। आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर उसके बाद लिखना है। फिलहाल यहां पर दे रखा है क्या, रूट ऑफ x प्लस का 3। अब रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2। देखिए 1/2 होता है, ये एक सिंपल सा बिहेवियर है। नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया, इसे याद कर लो। अगर क्यूब रूट लिखा होता है तो इस तरीके से लिखा होता है। इसको हम देखते हैं x की रेज़ टू द पावर 1/3।
प्लस का 3 लिखा है। अब जरा देखो वेरिएबल कहाँ है हमारे पास, ये रहा वेरिएबल, इसकी पावर कहाँ है, ये रही पावर, और ये पावर क्या होल नंबर है? कहेंगे नो सर, ये तो है ही नहीं होल नंबर। इसका मतलब ये जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से अगला बताया इन्हें क्यूब रूट के बारे में, तो ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी तो बताया, क्यूब रूट ऑफ y का मतलब प्लस का y स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि y की पावर 1/3 और अपॉन में जो वैल्यू होती है वो होल नंबर नहीं होती है, तो ये भी आपका क्या नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर इसने ये भी समझा दिया कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो पॉलिनोमियल नहीं होने को कैसे चेक करेंगे हम किसी भी वेरिएबल की पावर को देखेंगे। अगर पावर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होल नंबर आते हैं तो वो क्या पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आते तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। डू यू नो दैट यू कैन राइट दिस एज दिस, और इन्हें समझाया है, जो मैंने बात अभी बताई है इसको इन्हें समझाया, एक बार इसे पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है इफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स इन इज x वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल px qx। अब देखो ये p ब्रैकेट ऑफ x लिखा है और एक लिखा है px, दोनों में फर्क बताया था। इसका मतलब p इज अ कांस्टेंट, p इज अ कांस्टेंट जिसके बारे में अभी पता नहीं है लेकिन है कांस्टेंट, एंड x इज अ वेरिएबल। अगर स्पेसिफिक नहीं कहा है कि p कौन है तो हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और इसे वेरिएबल। स्पेसिफिक कहेगा तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि p वेरिएबल भी हो सकता है, x कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं, हायर क्लासेस में। इस क्लास के अंदर p एक कांस्टेंट और x एक वेरिएबल की तरह लिया जाएगा और p के और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान माना जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। ये p ब्रैकेट ऑफ x का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना। जब मल्टीप्लाई करने को कहेगा तो ऐसे कह सकता है p के ऊपर ब्रैकेट और x के ऊपर ब्रैकेट, इसका मतलब हो गया p की मल्टीप्लाई x के साथ हो रही है, यानी कि p मल्टीप्लाई x, यानी कि इसका मतलब भी p मल्टीप्लाई x और इसका मतलब भी p मल्टीप्लाई x, यानी कि या तो दोनों पे ब्रैकेट होना चाहिए या फिर दोनों पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी मल्टीप्लाई कहलाएगा, दोनों पे ब्रैकेट है तब भी मल्टीप्लाई कहलाएगा, लेकिन एक पे ब्रैकेट नहीं है, एक पे ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये बात याद रखना। मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर p का मतलब है पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x। अगर दे रखा है q का मतलब अनदर पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x, r का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x, एक्सेट्रा। सो द एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे कि px दे रखा है तो देखो x की टर्म्स में एक पॉलिनोमियल, qx दे रखा है एक पॉलिनोमियल, और r y दे रखा है तो r इज अ पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय द पॉलिनोमियल एंड y इन द टर्म्स ऑफ y, देखो y की टर्म्स में s इज अ पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ u। देखिए तो ये एक्सप्रेस करने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कहता है अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल के अंदर एक स्पेसिफिक बात आपको समझाई है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होती है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, विच इज काउंटेबल कॉल्ड फाइनाइट। जिसको गिना जा सकता है उसे फाइनाइट कहते हैं, जिसको नहीं गिना जा सकता उसको इनफाइनाइट कहते हैं। इसका मतलब कहता है फॉर इंस्टेंट x raised to the power 150, 149 and so on to the x square x and 1, यानी कि इसका मतलब इसे कम करते चले जा रहे हैं, x की पावर 148, फिर 147, फिर 146, ऐसे करते 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 कहां तक ले आए, x की पावर 1, फिर x की पावर 0 यानी कि 1। द पॉलिनोमियल इज 151 टर्म्स, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर 151 टर्म्स है और ये फाइनाइट टर्म है, इसे गिना जा सकता है। कहता है कंसीडर द पॉलिनोमियल 2x 2 5x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर y एंड u की पावर 4, ये कंसीडर करते हैं। देखो इन्हें एक एक चीज को बड़ी बारीकी से बड़े सलीके से समझाया। जब मेरा ये लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी में इतनी सारी नॉलेज है जो हमें लेनी है। तो जब आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो कॉन्फिडेंटली आप उसका मतलब भी निकाल पा रहे होंगे। यही रीजन है कि मैं इसको लिटरली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास में ये पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है ना। आगे हायर क्लास में कहीं पर भी आप जाओगे, अगर ये नहीं पढ़ा है आपने तो आप वहां पर अच्छे से अपने क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखो क्या समझाया, बड़े तरीके से समझाया, मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहां पर इसने कहा है 2x, यहां लिखा है 2x कोमा, फिर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 2, फिर लिखा है 5x क्यूब, फिर लिखा है माइनस का 5x की पावर 2, फिर लिखा है y, फिर लिखा है u की पावर 4। देखो ये सारे के सारे ना सिंगल टर्म है, वन टर्म, गिन लो, एक ही टर्म है, पॉलिनोमियल तो है बट एक ही टर्म का है। डू यू सी that each of these polynomials has only one terms
इन सभी के अंदर एक ही टर्म्स है। तो पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल। तो आपको एक नया नाम मिला, हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन में और आपने ब्रीफली समझा है। मोनो का मतलब, मोनो इज अ ग्रीक वर्ड, इट मींस वन। मोनो का मतलब एक होता है। तो मोनोमियल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये मोनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों की मल्टीप्लाई और टर्म एक ही है। टर्म दो कब होगी सर? अगर मैं इसे लिखूं 2x प्लस का 2, तो ये दो टर्म हो गई, एक ये बीच में प्लस है या फिर माइनस होगा तो भी वो मोनोमियल नहीं रहेगी, बाइनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आप ऑब्जर्व करो, इसे कर लिया ऑब्जर्व। अब आप बताइए इसमें कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? यहां भी दो है। यहां पर कितनी टर्म्स है? दो। तो इसे कहेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज। कहते हैं ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स हैज ओनली टू टर्म्स, सिर्फ दो ही टर्म्स है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। देखो एक नया नाम आया, इसे कॉपी पे लिखते चले जाओ, बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, मैंने बताया था ये बात आपको। उसके बाद कहता है सिमिलरली द पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स कॉल्ड द ट्राइनोमियल। तो इसी तरीके से अगर तीन टर्म्स होंगी तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल बोला जाएगा। कहता है ट्राई मींस थ्री। कहता है सम एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल्स आर दिस, एक दो तीन, तीन टर्म्स है 1 2 3, थ्री टर्म्स है 1 2 3 1 2 3। कुछ भी लिखा हो, बीच में प्लस और माइनस हो तो उसे कैटेगराइज कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या कहता है, नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल px is this। अब यहां पर कितनी टर्म्स रखी है? 1 2 3 4। अब कहता है व्हाट इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहां पर बताइए कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है। अब गौर से देखोगे तो 3x की पावर 7, तो x की पावर 6 7 है। यहां पर 4x की पावर 6, तो x की पावर 6 है, x की पावर 1, x की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर तो x की पावर 7 है। तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोला जाता है? देखो कहता है द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर। देखो हिंदी में समझना और बिल्कुल सिंपल से समझना। पावर हिंदी में कहते हैं घात, है ना, जो पावर होती है। कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज 7। तो यहां पर 7 जो है वो हाईएस्ट है। सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो एक्सपोनेंट ऑफ y कितना दे रखा है आपको? वेरिएबल y है, उसका एक्सपोनेंट कितना दे रखा है? पावर, वो 6 दे रखा है। कहता है द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 5x की 5y की पावर 6 एंड द एक्सपोनेंट ऑफ y इन दिस टर्म इज 6। और इसमें एक्सपोनेंट क्या दे रखा है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या? पावर। पावर क्या दे रखी है आपको? पावर दे रखी है यहां पर 6। इस केस में 6 दे रखी है, इस केस में कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। आगे कहता है वी कॉल the highest power of the variable in the polynomial as a degree of the polynomial। तो क्या बोलता है? कहता है we call the highest power, जो सबसे बड़ी पावर होती है of the variable, किसी भी वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल के अंदर, उसको डिग्री बोला जाता है। देखो नया नाम आ गया, नई टर्म आ गई। अभी तक क्या पढ़ा था? मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। एक नई टर्म आ गई अब आपके सामने, डिग्री। इससे पहले हमने एक और नई टर्म्स पढ़ी थी, वो थी कॉफिशिएंट। उससे पहले एक नई टर्म्स पढ़ी थी वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो नई नई टर्म्स आती जा रही है, कॉपी पे लिखते जाओ और उसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट दिस कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो। ये टर्म्स घूम फिर के आपके उसमें आएगी, क्या नाम है, क्वेश्चंस वगैरह में, और आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको वो टर्म्स के बारे में पता है। ठीक है ना। आगे कहता है सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। अगर आपसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है और इसकी डिग्री पूछ रहा है, किसकी? यहां पर देखिए आप, यहां पर दे रखी है आपको ये 3x की पावर 7 माइनस का 4x की पावर 6 प्लस का x प्लस का 9। इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 7। ओके, कहता है एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको? y की पावर 6 एंड दिस इज अ 6। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो जीरो कांस्टेंट की जब बात करते हैं, जीरो, जीरो का मतलब ये जीरो, इसको छोड़कर बाकी सबकी बात करेंगे, क्योंकि इसकी बात जो है वो हायर क्लास में बताई गई है। उन्होंने बताया कि जीरो पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये हायर क्लासेस में। अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैंने कहा 4 लिखा हुआ है, तो इसे कहेंगे नॉन जीरो। जीरो तो नहीं है ना, नॉन का मतलब नहीं होना, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट। अच्छा, इसकी क्या होगी आपके पास? डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखो इसके साथ x जरूर होता है और उसकी पावर 0 जरूर होती है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री होती है हमेशा 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री होगी। डिग्री याद रखना, ये टर्म्स हमेशा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को। मैंने कहा था डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो इस केस में देखो x तो दिख ही नहीं रहा, जैसे 5 लिखा हुआ है, x तो दिख ही नहीं रहा, तो आप कहेंगे x की पावर 0 तो हमेशा ही होगा, क्योंकि इसका मतलब तो 1 होता है। तो यहां पर x की पावर कितनी है? 0। सो दैट्स व्हाई दिस पावर इज कॉल्ड द डिग्री। हाईएस्ट पावर तो यही है।
आई कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो, तो आपको डिग्री बतानी, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, 5 इज अ डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 8, 8 इज अ डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा इसका 0, 0 इज अ डिग्री, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप दे देना, एग्जांपल फर्स्ट मैंने करा दिया है। आगे आपसे यहाँ पर समझाया गया है क्या, नाउ ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल दिस, अब इसे ऑब्जर्व करो, px इज इक्वल टू 4x प्लस का 5, qy इज इक्वल टू 2y एंड rt इज इक्वल टू t प्लस का √2। देखो अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है। p मतलब पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज कॉल्ड, कि ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो x है। यहां पर q मतलब पॉलिनोमियल, Q मतलब पॉलिनोमियल, ध्यान रखना, यानी कि P मतलब ही पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद Y का मतलब इन द फॉर्म ऑफ Y, यानी कि Y इज अ वेरिएबल। उसके बाद R मतलब पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, और T का मतलब कि एक वेरिएबल दे रखा है। कहता है एंड SU इज इक्वल टू 3 - u, डू यू सी एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल दीज, इन सब में क्या आपने कोई चीज कॉमन देखी है? यस, सब में डिग्री देखिए, डिग्री देखो यहाँ पर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ y 1 है, यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ t जो है वो 1 है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ u 1 है, यानी कि सारे वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। कहता है डू यू सी एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम, the degree of each of these polynomials is 1, डिग्री इसकी 1 है। the polynomial of degree 1 is called the linear polynomial। देखो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पर, linear polynomial। तो आपसे कोई पूछे कि linear polynomial क्या होता है, जिस polynomial की डिग्री 1 होती है, that polynomial is called linear polynomial। some more linear polynomials is this, एक आगे भी दे रखे हैं आपको। now try and find the linear polynomial in x विद 3 टर्म्स, तो आपको 3 टर्म्स में आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है जो x की फॉर्म है। तो आप लिखिए, देखो मैं बता देता हूं, आपको लिखना है p ब्रैकेट ऑफ x, लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहे हो, उसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए 3। अब याद करो टर्म्स कितनी होती है, मैं बताता हूं। देखो एक लिख लिया आपने x प्लस का, एक लिख लिया आपने 2, है ना, ये आपने लिख लिया x की पावर 1 क्योंकि लीनियर बनानी है, ये लिख लिया 2 क्योंकि कांस्टेंट है। 2 टर्म्स तो हो गई। अब तीसरी टर्म्स मैं क्या लिखूं, ऐसी क्या टर्म्स लिखूं? अगर मेरे को कोई भी टर्म्स लिखूंगा या तो वो कांस्टेंट के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो वो बन ही नहीं सकता। तो कहता है यू would not be able to find it because a linear polynomial x can have at most 2 terms, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स होती हैं, यानी कि या तो x + 2 हो सकता है, ये भी लीनियर है, या फिर x हो सकता है, ये भी लीनियर है, लेकिन 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं होती हैं किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। ये बात आप याद रखिएगा। कहता है सो एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + b। तो इसलिए किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख के दिखाते हैं ax + b, जिसमें से a और b दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर इसने क्वेश्चन भी पूछा है क्यों नहीं है 0, देखो क्यों, y वाला क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि अगर मैं a बराबर 0 रख के देखूं इसमें, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ax + b था, a की जगह पर 0 रख दिया, 0x + b, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराते हैं 0 आता है, प्लस का भी, फाइनल भी। तो b इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जो इसे लीनियर पॉलिनोमियल बना रहा है उसका नाम x है, उसे 0 नहीं होने देना। तो 0 नहीं होने देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ax + b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इसी तरीके से आपको आगे दे रखा है 2x² + 5, 5x² प्लस का 3x + 5, x² या x² प्लस का 2/5x। कहता है डू यू एग्री दैट दे आर ऑल द डिग्री 2, आप एग्री करते हैं? देखो पहले वाले में डिग्री 2 दे रखी है, दूसरे वाले में डिग्री 2 दे रखी है, तीसरे वाले में डिग्री 2 दे रखी है, चौथे वाले में डिग्री 2 दे रखी है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जैसे कि 5 - का y², 4y प्लस का, ये सारे एग्जांपल्स को रीड करिए। हर किसी में डिग्री जो है, डिग्री जानते हो ना अब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री, और डिग्री जो है यहां पर क्या आ रही है 2। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझो और हिंदी में समझो, कोई कठिन भाषा नहीं लिखी हुई है, ये इंग्लिश में लिखा जरूर है, लेकिन आप हिंदी में आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। ओके, कहता है आपसे कैन यू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद 4 डिफरेंट टर्म्स। क्या आप 4 डिफरेंट टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो? 4 टर्म्स, जैसे कि मैंने लिखा कि 4x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो एक तो स्क्वायर हो गई पावर, एक हो गई पावर, एक उसके बाद कांस्टेंट टर्म हो गई। अब चौथी टर्म्स में नहीं लिख सकता। कोई स्टूडेंट कहेगा सर लिख सकते हैं, चलो लिख के दिखाते हैं। 4x² प्लस का 5x, मैंने लिख दिया प्लस का 3x प्लस का 6। आप कहोगे सर ये 2 टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक ही टर्म्स बन जाएगी, ये हो जाएगा 8x। तो देखो बन गई ना 3,
इसी तरीके से कांस्टेंट में और एक कांस्टेंट आप जोड़ देंगे तो भी वो जुड़ जाएंगे। कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ता है, एक्स के वेरिएबल में एक्स का वेरिएबल जुड़ता है या घटता है, इसी तरीके से स्क्वायर वाले में स्क्वायर जुड़ता है या घटता है। तो तीन टर्म से ज्यादा हो ही नहीं सकती। कहता है यू विल फाइंड दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विल हैव एट मोस्ट थ्री टर्म्स। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है तीन टर्म्स ही हो सकती हैं, इसीलिए इसको हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इफ यू लिस्ट इन द फ्यू मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू विल फाइंड दैट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो आप उसमें ये देखेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, और याद रखना a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो लीनियर नहीं बन जाएगा। देखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c में अगर मैं a को ही 0 बना दूं तो यहां पर ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया तो ये तो लीनियर बन गया ना। तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। कहता है a b c आर द कांस्टेंट सिमिलरली, और आपको कहता है क्वाड्रेटिक इन बाकी के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी दे रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है वी कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहां पर इन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया। क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। अब डिग्री आपको समझ में आ रहा है। देखो अब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। किसी भी वेरिएबल की सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंट डिग्री कहलाता है। अगर वो डिग्री 3 होती है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस, और उसके कुछ एग्जांपल्स इसने दे रखे। तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद आपके पहले था इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक है ना। 3 तक की टर्म्स यहां रखनी है। तो एक एग्जांपल तो ये है 4x क्यूब। देखो 4x क्यूब कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स? कितनी टर्म्स है भैया? एक टर्म है इसके अंदर, टर्म तो एक ही है। ऐसे दूसरे वाले केस में देखो 2x क्यूब प्लस 1, कितनी टर्म है? एक ये है, एक ये, 2 टर्म है सर इसके अंदर। अगर तीसरे की बात करेंगे यहाँ पर, ये इसमें भी 2 है, इसकी बात करेंगे 2 टर्म्स है, इसकी बात करेंगे 2 टर्म्स है, इसकी बात कर लेते हैं 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 7, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसमें क्या दिया है ये तो आपको खुद से स्टडी करना है, रीड करना है। कहता है नाउ दैट यू हैव सीन व्हाट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 लुक लाइक। कहता है किस तरीके से वो दिखती हैं, तो इसने बता दिया किस तरीके से पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है। ये आपको खुद से पढ़ना है। इन पार्टिकुलर ऑफ दिस, यहां पर दे रखा है वी गेट जीरो पॉलिनोमियल, कहता है विच इज डिनोटेड बाय जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल को हम क्या डिनोट करते हैं? जीरो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने क्या बोला था आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत परेशान करने वाली है, आपके एकेडमिक एग्जाम में भी बहुत परेशान करने वाली है। देखो अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ 2, व्हाट इज, लिख देता हूं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2 की डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे सर 2 की डिग्री बता देते हैं हम क्या होती है, क्योंकि 2 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर x की पावर 0 लिख दोगे तो यहां पर डिग्री तो यही होती है ना, x की वैल्यू पावर जो है तो वो आ जाएगी आपका 0 आंसर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ 6, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री, तो आप कहेंगे सर इसके साथ इनटू में x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0। यानी कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, 2 0 नहीं है, 6 0 नहीं। लेकिन अगर जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर ले, यानी कि 0 की डिग्री पूछे, डिग्री ऑफ जीरो की डिग्री, तो आप कहेंगे सर 0 की डिग्री, अभी मैं बात करता हूं क्या होता है। एक बच्चे ने कहा कि 0 के साथ x की पावर 1 लिख देते हैं तो इसकी डिग्री 1 हो गई। दूसरे, क्योंकि इसका आंसर तो 0 ही आना है, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा। अगर किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर हमने अगर x की पावर 2 लिख दिया तो गलत क्या लिखा, तब भी तो आंसर 0 आएगा। अब डिग्री हमारी बदल गई। किसी बच्चे ने कहा सर अगर हमने x की पावर 3 लिख दे तो डिग्री 3 हो गई। यानी कि जब 0 की बात कर रहे हैं तो 0 एक स्पेशल केस हो गया। अब उसके केस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां पर x के साथ क्या लिखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर x की पावर 0 लिखे, x की पावर कुछ भी हो सकती है क्योंकि यहां तो 0 है। तो इसी बात को यहां समझाया है और बहुत इंपॉर्टेंटली समझाया है, आपको समझना होगा। 9th क्लास के स्टैंडर्ड में वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0। कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स? कहता है द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी 0 की डिग्री नहीं होती है, बाकी सबकी डिग्री होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई? उसके बाद आगे इसने समझाया है, इस वाले पैराग्राफ को आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हो जाता है हमारा खत्म, ये फिनिश। अब आपके सामने है एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट्स
मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको रिपीट करके दे देता हूं, आपको समझना होगा। सबसे पहले मैंने बताया पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल, है ना, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको पता चला कि सर जब भी कभी कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो अगर होल नंबर है, होल नंबर, तो सर वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल की कोई भी पावर होल नंबर नहीं है, क्या नहीं है, जैसे कि माइनस में 1 दे रखी है, माइनस नहीं होता होल नंबर के अंदर, बटे में संख्या दे रखी है, या कोई रूट में दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो वो पॉलिनोमियल, वेरिएबल की बात हो रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। रूट 2x का मतलब वेरिएबल कौन है, x है, x की पावर क्या है, 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो मैंने बताया ये। फिर मैंने बताया कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे कि यहां बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर बात करते हैं तो 4x² लिखा है, 4x² लिखा है, तो x² का कॉफिशिएंट कौन होगा, 4 होगा, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया आपको टर्म्स क्या होती है, जैसे कि ये 2 टर्म्स लिखी हुई है, प्लस या माइनस से कैटेगरी होती है टर्म्स की, मल्टीप्लाई से कैटेगरी नहीं होती है। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके बाद आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, और उसके बाद क्यूबिक। तो यानी कि मैंने आपको लगभग इस पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी आपका इंट्रोडक्शन था वो मैंने जो लिखा हुआ था वो बताया। मैंने लिखा हुआ क्यों बताया, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था स्टूडेंट्स, और वहां पर मैंने समझाया था आपको, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, पढ़ के भूल जाते हैं। जब आपका एग्जाम आएगा तो मेरे लेक्चर्स आपके पास शायद ना हो, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, 5 मिनट के अंदर आप तुरंत वो एनसीईआरटी को पढ़ के रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या ऐसी चीज है जो आप भूल गए हो, क्योंकि बहुत महीने हो गए पढ़े हुए, और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको लिटरली एनसीईआरटी को पढ़ा दिया है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम बता देता हूं। आपका काम है कि इस क्लास में आपका फिनिश हो जाता है, ये 2.1 एक्सरसाइज खुद के एफर्ट से करिएगा, पांचों के पांचों क्वेश्चंस खुद के एफर्ट से करिएगा। वो सारी टर्म्स जो मैंने बताई हैं वो सारी यूज हो रही है। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में जरा सी परेशानी हो, इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं एक एक करके लिटरली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज आपकी गलत हो रही थी जो हम ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।